नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी कहानियां हैं जिसे आज आपने पसंद किया है। पहली कहानी, कॉकरोच पर एक नया बवाल छिड़ गया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस सोनम वांगचुक हो गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा? इस खबर में 21% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आगे इस पर डिटेल में बात करते हैं। ट्विशा केस में पूर्व जज गिरिबाला का सच से सामना हो रहा है। सवालों का चक्रव्यूह तैयार है। इस खबर को देखने के लिए अभी भी आप जैसे बहुत से लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। 23% लोगों ने आज अपना वोट इस खबर पे दिया है। पूरी डिटेल पे खबर बात करेंगे 7:28 पर। मेरे साथ बने रहिएगा आप। अब सेना के जिम्मे एग्जाम, क्या आपकी बार नीट फुल प्रूफ हो पाएगी? इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल जो है, और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है राहुल गांधी के घर हिस्ट्री शीटर कैसे पहुंच गया। सियासी बवाल छिड़ गया है। इस खबर को देखने में 31% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है और यही हमारी आज की लीड स्टोरी भी है। क्या अब हमारी सेना नीट की परीक्षा कराएगी? क्या देश का एग्जाम सिस्टम भी अब वॉर मोड में चलेगा? सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर देश में बवाल मचाए हुआ है। इसी बीच आज खबर आई कि नीट मेडिकल एंट्रेंस का री एग्जाम कराने के लिए अब सिर्फ एनटीए, टीचर, सुपरवाइजर और पुलिस नहीं बल्कि भारतीय फौज को भी मोर्चे पर उतरना पड़ेगा। इसी पे सरकार विचार कर रही है। तो क्या अब एयरफोर्स के जो विमान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप्स को नेस्तनाबूद कर रहे थे, उसी भारतीय एयरफोर्स के विमान अब नीट का पेपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या है पूरी खबर, इसे विस्तार से आगे बताऊंगा। आखिर नीट केस में राहुल गांधी का नाम राजस्थान के कुख्यात हिस्ट्री शीटर के साथ अब क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? चक्रव्यूह में हम इस बात की इनसाइड स्टोरी भी आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी दिखाने जा रहे हैं कि संसद की स्थायी समिति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज नीट पर इतना मंथन क्यों चर्चा में है। सेना कराएगी नीट री एग्जाम। नीट मुद्दे पर राहुल के घर हिस्ट्री शीटर का क्या काम? परीक्षाओं को लेकर माफी पर माफी क्यों मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? पहले नीट पेपर लीक पर माफी मांगी, अब सीबीएसई ओएसएम पर गलती कबूल की। नीट री एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या कहा? सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर अभी भी क्यों मचा है घमासान? क्या देश का एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है? आसमान में उड़ता सेना का लड़ाकू विमान नीट का पर्चा लीक होने से कैसे रोकेगा? क्या अब नीट परीक्षा केंद्रों पर भी फाइटर जेट निगरानी करेंगे? छात्रों का सवाल सीधा है, गलती सिस्टम करे, सजा छात्र क्यों भुगते? तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल और ये कि आखिर देश का एजुकेशन सिस्टम किस मोड़ पर अब आ पहुंचा है? क्या अब छात्रों का भविष्य बचाने के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी? क्या परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बॉर्डर की सिक्योरिटी जैसी करनी पड़ेगी? क्या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है। सेना पर पूरा देश आंखें मूंद कर यकीन भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम के भीतर बैठे लोग ही अपनी ईमानदारी बेच दें तो सेना का विमान या फिर भारतीय सेना के जवान पर्चा लीक होने से कैसे रोक लेंगे? शिक्षा व्यवस्था में लगे तमाम अधिकारी, तमाम टीचर्स अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सरेंडर्ड हैं, तो आखिरकार फिर कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त हो पाएगी? क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर और परीक्षा कराने वाली एजेंसी नीट के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बीच राहुल गांधी भी बीजेपी पर और बड़े आरोप लगा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं, सरकार पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन नीट मामले में ही उनकी एक मीटिंग पर अब बवाल मच गया है। यहां राहुल गांधी कटघरे में हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर राहुल गांधी के ऑफिस में एक हिस्ट्री शीटर नीट के मामले को लेकर कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? दरअसल राहुल गांधी की एक पीड़ित परिवार से मुलाकात पर विवाद शुरू हुआ। विवाद की वजह बना है राजेश जोया नाम का एक हिस्ट्री शीटर। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल की कांग्रेस ऑफिस में अब हिस्ट्री शीटर भी बैठने लगे हैं क्या। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे लोग क्या न्याय दिलाएंगे जो खुद अपराधियों के संग बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं। ये पूरा विवाद क्या है, पहले ये जान लीजिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला प्रदीप मेघवाल नाम के छात्र ने 15 मई को नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। वो खबर हमने चक्रव्यूह में उसी दिन दिखाई भी थी। उसके बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचे थे। विनोद जाखड़ ने वहीं से पीड़ित परिवार की राहुल गांधी से उसी दिन फोन पर बात भी करवाई थी और इस मुलाकात के बाद खबर आई कि राहुल गांधी ने एनएसयूआई की तरफ से 11 लाख का चेक भिजवाकर पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। पीड़ित परिवार का दावा है कि इसके बाद बीते 26 मई की देर रात प्रदीप के पिता राजेश मेघवाल के पास एक कॉल आया और कहा गया कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। प्रदीप के पिता राजेश, बहन बबीता और चचेरे भाई विजेंद्र मेघवाल, श्रवण कांटीवाल और हिस्ट्री शीटर राजेश जोया दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी से मिलने। फिर इन 5 लोगों ने दिल्ली पहुंचकर एनएसयूआई के दफ्तर में राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी की। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी वक्त की हैं जिससे खुद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। अपने पोस्ट में इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा, आज नीट पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या करने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिला। उनका दर्द शब्दों में नहीं समा सकता। एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है और उनका कोई कसूर नहीं था। प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं, एक टूटी हुई भ्रष्ट व्यवस्था की देन है, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर दिया और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं। मोदी प्रधान की जोड़ी इस परिवार के सामने जवाबदेह है। राहुल से मिले इन 5 लोगों में राजेश जोया शामिल था। बता दें आपको, राजेश जोया राजस्थान के सीकर, उसके राजेश जोया के ऊपर राजस्थान के सीकर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। राजेश जोया नाम कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के गैंग से भी इसका जुड़ता है। राजेश पर 2004 से 2024 तक कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, मारपीट, राज्य कार्य में बाधा जैसे कई संगीन मामले हैं। राहुल के साथ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी के नेता तीर कमान लेकर विरोध में उतर गए। राहुल गांधी जी के साथ हिस्ट्री शीटर नहीं होंगे तो घटना होगी। उनके साथ तो हिस्ट्री शीटर रहते ही हैं, सभी की हिस्ट्री शीट है उनके सहित। इतने केस चल रहे हैं, ये सब हिस्ट्री तो है, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो तो कोई नैतिकतावादी व्यक्ति हो, उसके लिए प्रश्न है कि उनके साथ कौन था। राहुल जी तो ऐसे ही हैं, मस्त मौला व्यक्ति हैं, चले जाते हैं। तो मैं क्या ये मानूं कि राहुल गांधी जी क्या रोहित गोदारा गैंग के साथ में हैं? रोहित गोदारा गैंग को क्या वह समर्थन करते हैं? रोहित गोदारा गैंग के क्या लड़के जो काम करते हैं धमकाने का, क्या वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? ये इससे सीधा सीधा पता चलता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र क्या है। केवल राजस्थान के ही बीजेपी के नेता नहीं, यहां केंद्र के बड़े नेता अमित मालवीय भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने एक्स पर सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था, या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है? कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्री शीटर के साथ बैठते हैं तो उसका सच भी देश के सामने आना चाहिए। उधर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया कि नीट परीक्षा का सच क्या है, यह पूरे देश के सामने है। अगर राहुल गांधी ने यह सब राजनीति के लिए किया तो बीजेपी नेताओं को भी यह बताना चाहिए कि उन्होंने मरहूम प्रदीप के परिजनों के लिए क्या क्या किया, और यही बता दें कि राजनीति के लिए ही सही, लेकिन कुछ किया या क्यों नहीं किया बीजेपी ने प्रदीप के परिवारों के लिए। बीजेपी का एक भी नेता नीट परीक्षा के कैंसिल होने पर सुसाइड करने वाले प्रदीप के परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचा? अब सवाल उठता है कि प्रदीप मेघवाल के परिवार के साथ हिस्ट्री शीटर राजेश जोया राहुल गांधी से मिलने क्यों आया था? क्या हिस्ट्री शीटर राजेश का प्रदीप के परिवार से कोई रिश्ता है? वहीं इस मामले में सीकर पुलिस का क्या कहना है, जिसके रिकॉर्ड में राजेश जोया हिस्ट्री शीटर है? जवाब हमारे सहयोगी लखवीर शेखावत की इस रिपोर्ट में जान लीजिए। जब हमने और हमारी टीम ने
प्रदीप माहिज के घर पर जाकर उनसे पूछताछ करना चाहिए कि राजेश जोया उस मुलाकात में क्या कर रहा था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजेश जोया समाज सेवी है, उनका रिश्तेदार है और इस मामले में खबर को मोल्ड किया जा रहा है, जबकि प्रदीप को इंसाफ देने की बात कोई नहीं कर रहा और कोई भी सरकार का नुमाइंदा अब तक उनके घर पर नहीं पहुंचा है। तो वहीं बीजेपी सवालिया निशान खड़े कर रही है कि राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार से हिस्ट्री शीटर की फोटो वायरल हुई है, और वो हिस्ट्री शीटर भी इसलिए मायने रखता है क्योंकि रोहित गोदारा गैंग के साथ जुड़ाव की खबरें बीते दिनों आई थी। तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है, कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है। एक गरीब बेटा मारा गया है, खुदकुशी हुई है उसकी, और मामला नीट से जुड़ा हुआ है। विवाद बढ़ा तो अब सोशल मीडिया पर भी पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हिस्ट्री शीटर राजेश जोया की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ उसका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रहे श्रवण चौधरी के साथ की तस्वीर जारी कर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और उम्मीदवार के साथ हिस्ट्री शीटर राजेश क्या कर रहा था। राजस्थान कांग्रेस के नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने करारा जवाब दिया है। खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी, जबकि बीजेपी ने संवेदना जताने के अलावा कुछ भी परिवार के लिए नहीं किया। राहुल गांधी से भीड़ जा रही है मिलने, डेलीगेशन में कोई मिल लिया तो बीजेपी वाले अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ बीजेपी डिसाइड करेगी और तो किसी को भी हिस्ट्री शीटर बना देगी, कुछ भी कर दे। अब वो कौन है क्या है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले प्रदीप मेघवाल मर गया, उसका तो जवाब दो। नीट पेपर लीक हो गया, प्रदीप मेघवाल मर गया, राहुल गांधी उसको 11 लाख रुपए की सहायता भेजते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उन्हें राजेश जोया के हिस्ट्री शीटर होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विनोद जाखड़ ने अपनी सफाई में कहा कि मुलाकात के वक्त पीड़ित परिवार के साथ जो भी लोग आए थे, परिवार ने उन्हें अपना रिश्तेदार और परिचित बताया था। हमारा एकमात्र मकसद एक पीड़ित और गरीब परिवार की मदद करना था, उनके आंसुओं को पोंछना और उनके बेटे को न्याय दिलाना है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ इंसाफ के साथ खड़ी है। वहीं आज नीट री एग्जाम पर संसद की स्थायी समिति की भी बहुत ही हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता एम थम्बीदुरई ने की। बंद कमरों में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और परीक्षा कराने वाली संस्था के सबसे आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह खुद नीट यूजी पेपर लीक 2026 की जांच का पूरा अपडेट लेकर इस स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ये वही समिति है जिसके सामने पिछली बार अभिषेक सिंह ने कह दिया था कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट री एग्जाम को लेकर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की जांच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब मॉनिटर कर रहे हैं ताकि अब कोई चूक ना हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एचआरडी मिनिस्ट्री को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा जिसमें बताया जाएगा कि आगे से एग्जाम का प्रोसेस और नतीजा कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार आज लगाई कड़े शब्दों में और कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कोर्ट में एनटीए से सवाल किया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां तो कभी पेपर लीक नहीं हुआ। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद अब बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को आज जो डायरेक्शन दिया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कौन लोग हैं जो उस लेवल पे अकाउंटेबल हों, उनकी जानकारी और उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। दूसरी चीज़ जो एक स्टेटमेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने आज बोला वो ये भी था कि पीएम खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उस चीज़ को मॉनिटर पीएम खुद कर रहे हैं। एंड यूनियन की तरफ से भी कंसर्न जताई गई इस एंटायर पेपर लीक में। कुछ ऐसी भी चीज़ बताई गई कि नेक्स्ट बार से ऐसी पेपर लीक नहीं हो या ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं हो, उसके लिए कुछ नए सजेशंस और नए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से भी एक एफिडेविट दाखिल किया गया जिसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि री एग्जाम को कैसे फुल प्रूफ बनाने की उसने तैयारी की है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीक निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई सर्विलांस और प्रशासनिक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर, टेम्पर प्रूफ
और डिस्क्रिपेंसी फ्री बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा मजबूत करने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की 101 सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। सरकार ने एनटीए में 16 नए वरिष्ठ पद बनाए हैं, जिनमें 8 डायरेक्टर और 8 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के पद शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, एनआईसी और एनटीए अधिकारियों को जोड़ा गया है। आपको मैं यहां साफ कर दूं, ये सब सरकार और एनटीए तब कर रहा है जब इस साल पूरी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि एनटीए की परीक्षा को रद्द करना पड़ा और री एग्जाम की बात चल रही है। अब बात सीबीएसई की भी कर लेते हैं। सीबीएसई का री एवेल्यूएशन पोर्टल 1 जून से शुरू होगा। 12वीं की परीक्षा में बैठे छात्र अब अपने मार्क्स के री एवेल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर भी सवाल लगातार उठे हैं। अब तो यह भी दावा सामने आ रहा है कि प्रिंसिपल्स ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करने की बात कही गई थी। अब आइए सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कितने स्टेप में पूरा हुआ और गलती किस स्टेज में होती है, ये भी जान लेते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों से बच्चों की कॉपियां सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में पहुंचती हैं। वहां सभी कॉपियां की स्कैनिंग होती है। सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में छात्रों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए असली रोल नंबर पर बारकोड लगाकर छिपा दिया जाता है। कॉपी को एक सीक्रेट डमी रोल नंबर असाइन किया जाता है। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों को इसी कोड के आधार पर कॉपियां दी जाती हैं। इस बार मूल्यांकन केंद्रों पर सभी कॉपियां ऑनलाइन चेक हुई और नंबर दिए गए। फिर बोर्ड के गोपनीय विभाग की तरफ से कोडेड नंबरों को वापस वास्तविक रोल नंबर से मिला दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस हम आपको दोबारा इसलिए समझा रहे हैं ताकि जिनके बच्चे अब री एग्जाम में जाने वाले हैं उनको पता रहे कि यह प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है। अब आशंका जताई जा रही है कि बार कोडिंग या सीक्रेट डमी रोल नंबर देने के दौरान ही गड़बड़ी हुई होगी, जिससे बच्चों के आंसर शीट बदल दिए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी कोएम्प्ट COEMPT को मार्किंग की जिम्मेदारी मिली, वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में ऐसे कारनामे कर चुकी है। तब पेपर लीक हुआ था और अब उसका नाम बदल लिया है, नाम बदल के नया नाम रख लिया कोएम्प्ट। इस पूरे बच्चों के भविष्य के साथ इस कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वही असली खिलवाड़ की वजह है। राहुल गांधी ने तो आज ये भी आरोप लगाया कि सीबीएसई को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए योग्य वेंडर खोजने से पहले 3 बार टेंडर जारी करने पड़े। पहले 2 टेंडर्स में कोई योग्य बोलीदाता मिला ही नहीं। तीसरे टेंडर में सीबीएसई ने कई शर्तों में ढील दे दी, जिसके बाद अगस्त 2025 में यह सिस्टम लागू हुआ। पहले 2 टेंडर फेल होने के बाद बोर्ड ने शर्तों और जरूरी दस्तावेजों में बदलाव किया था। आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। देश की राजनीति में आज तक अपने मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टियों को भिड़ते देखा होगा, लेकिन इन दिनों ऐसा हो रहा है कि एक कीड़ा सियासी कुरुक्षेत्र के केंद्र में आ गया है। जी हां, बात हो रही है कॉकरोच की। लद्दाख के लोक निवास, जिसको पहले राजनिवास के नाम से जाना जाता था, वहां से लेकर देश की बड़ी बड़ी अदालतों तक आज ये मामला कॉकरोच का गूंजा है। कॉकरोच जनता पार्टी की बात हर कोई कर रहा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और देश के जाने माने नाम सोनम वांगचुक के बीच भी कॉकरोच संग्राम छिड़ा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और विदेशी साजिश के संगीन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आखिर 26 मई को लद्दाख के लोक निवास के एक बंद कमरे की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था जिसने दिल्ली से लेकर लेह तक अब हड़कंप मचा दिया है? यह समझने से पहले आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने एलजी से मिलने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी CJP को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन देते हुए खुद को ऑनररी कॉकरोच तक घोषित कर दिया। सुनिए मुलाकात से पहले वांगचुक ने CJP को लेकर क्या कहा था। मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ, ना मैं बेरोजगार हूँ, ना मैं लेजी हूँ तो इसलिए दुखी हूँ कि मैं मेंबर तो नहीं, मगर मैं खुद को ऑनररी कॉकरोच मानता हूँ ऑनररी कॉकरोच की तरह, मेंबर की तरह आप देखें और इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा और इसे आप अपने हिस्सा बना के
भारत को बेहतर बनाने में लगाइएगा। मैं तो यूं कहूंगा कि जिस तरह से, जिस क्रिएटिविटी से भारत के युवा ने संदेश दिया, बहुत जोरदार, ऐसे चीजें हमें विश्व गुरु बनाते हैं। तो आपने सुना, सोनम वांगचुक साफ कह रहे हैं कि सीजेपी एक सटायर यानी व्यंग है। युवाओं का यह तरीका गैर हिंसक है। इससे किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को डरने या असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वांगचुक का यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, लद्दाख के लोक निवास में हलचल तेज हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ टी पार्टी का न्योता आता है। दोनों एलजी से फॉर्मल मुलाकात के लिए लोक निवास पहुंचते हैं। माहौल में चाय की चुस्कियां थी, बातें सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। लेकिन वांगचुक जैसे ही एलजी हाउस से बाहर निकले, एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना के एक्स पोस्ट पर यानी ट्विटर पर एक बम उन्होंने फोड़ा। लद्दाख के एलजी ने एक्स पर दावा किया कि उन्होंने मुलाकात के दौरान सोनम वांगचुक को सख्त चेतावनी दे दी है। एलजी ने लिखा कि वांगचुक लद्दाख को लेकर भ्रामक नैरेटिव ना बनाए और लद्दाख की तुलना मणिपुर से करना उनकी बड़ी गलती थी। सबसे बड़ा दावा यह कि वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे के असल मकसद को नहीं जानते थे और इसीलिए सोनम वांगचुक ने भरोसा दिया है कि वह अपने मत पर दोबारा विचार करेंगे। एलजी विनय सक्सेना का एक तरफा पोस्ट देखकर सोनम वांगचुक हैरान रह गए। उन्होंने फौरन एक वीडियो पोस्ट कर एलजी के दावों की हवा निकाल दी। सोनम वांगचुक का दावा है कि एलजी साहब ने यह पोस्ट दिल्ली के किसी बॉस को खुश करने के लिए लिखा था। इतने ही नहीं, वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर फिर से अपने स्टैंड को क्लियर किया। वांगचुक के इस स्टैंड पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी सामने आए। अभिजीत ने सोनम वांगचुक के करीब 6.5 मिनट का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया, वांगचुक सर, हमारे आंदोलन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से भारतीय हूं और सीजेपी हर उस भारतीय युवा की आवाज है जिसके साथ सिस्टम ने गलत किया है। इधर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि अभिजीत दिपके सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाते हैं। इसीलिए इसकी जांच एनआईए और ईडी से होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेपी का अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार करके दिपके को झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को तय की गई है। आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कॉकरोच मूवमेंट को लेकर सीधे एलजी से भिड़ जाने वाले सोनम वांगचुक हैं कौन और एलजी की बातों पर वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। सोनम वांगचुक कोई साधारण नाम नहीं है। ये वही शख्स हैं जिनसे प्रेरित होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का फुनसुक वांगडू वाला किरदार गढ़ा गया था। इसमें वांगचुक ने लद्दाख जो है उसमें लद्दाख में बर्फीले इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिए आइस स्तूपास बना है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सोनम के इसी योगदान के लिए उन्हें दुनिया का प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। लेकिन लद्दाख की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए लड़ते लड़ते वांगचुक को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, इसलिए भी सुर्खियां बटोरी थी। सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने पब्लिक को भड़काने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब लेह में राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दरअसल लद्दाख की 90% से अधिक आबादी ट्राइबल यानी आदिवासी है, इसीलिए वे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मांग रहे हैं। यह अनुसूची ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए खुद के कानून बनाने का अधिकार देती है, जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ऑलरेडी है। इन्हीं मांगों को लेकर 24 सितंबर को लेह में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग घायल हो गए थे। प्रशासन का यह आरोप था कि इस केस को भड़काने में सोनम वांगचुक की भूमिका थी। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक को लद्दाख से बाहर राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया था। पूरे मामले को लेकर देश भर में बहस हुई और कई सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वांगचुक की गिरफ्तारी का उस वक्त विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने वांगचुक को
हिरासत से रिहा कर दिया बिना शर्त के और सोनम बाहर आ गए। जो शख्स लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में -15 डिग्री में 21-21 दिनों तक आमरण अनशन कर चुका हो, जो देश की सुरक्षा और हक के लिए जेल जा चुका हो, उसे जब लोक निवास में विदेशी साजिश की थ्योरी सुनाई गई तो वह हैरान भी थे और परेशान भी। मामला कॉकरोच से शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ही एलजी और सोनम वांगचुक अब आमने सामने हैं। जो बातचीत चल रही है सरकार के बीच और लेह ऑटोनॉमिक काउंसिल के बीच, उस पर भी अब संदेह के बादल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भरोसा आपस में इस बातचीत में टूट गया है। इस बीच कॉकरोच के मुद्दे पर आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान सामने आया। वो भी सरकार से सवाल पूछा। बेरोजगारी की चिंता की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई थी चीफ जस्टिस की, उसी पे उन्होंने कॉकरोच कहा और वो कॉकरोच शब्द को लेकर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर ये सटायर किया, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करूंगा ट्विशा केस की। सवालों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गई पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह। आज सीबीआई की कोर्ट में क्या क्या हुआ, अगले 10 मिनट में सुलगते सवालों के साथ ट्विशा केस में हर एंगल से आपको खबर दिखाते हैं। भोपाल पुलिस की नाकामी पर भी चक्रव्यूह में आज सवाल उठाएंगे। भोपाल में बाग मुगलिया एक्सटेंशन के बंगला नंबर 311 में 12 मई की रात को क्या हुआ था? ट्विशा की मौत कैसे हुई थी? क्या ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर हत्या करके उसको लटका दिया गया? हत्या और आत्महत्या के बीच ऐसे कई अनसुलझे सवालों का जल्द अब जवाब मिल सकता है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्विशा की सास और पति को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। यानी अब 2 जून तक सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह के वकील ने रिमांड का विरोध भी नहीं किया। समर्थ सिंह पहले से ही 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर था। आज रिमांड खत्म होने पर उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जबकि हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद कल सीबीआई ने गिरिबाला सिंह, जो कि जज रह चुकी हैं, उनको गिरफ्तार किया था सह अभियुक्त के तौर पर और आज कोर्ट में उनको पेश किया गया। ये जो बताना था मैंने बता दिया कि गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है। सीबीआई का अफसर रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह को 2 अलग अलग गाड़ियों में लेकर आज कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के बाहर पहले से मीडिया का हुजूम था। कार से उतरते ही गिरिबाला सिंह पर सवाल दागे गए, लेकिन इस बार उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कभी जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाने वाली गिरिबाला सिंह आज सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। कभी कोर्ट में बैठकर सवाल पूछने वाली गिरिबाला सिंह को अब सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के माने तो रिमांड के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ट्विशा की संदिग्ध मौत केस को सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच का फोकस कई अहम सवालों पर है, जो गिरिबाला सिंह से पूछे जा सकते हैं। 12 मई की रात जिस दिन ट्विशा की मौत हुई, उस दिन घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? ट्विशा की मौत के वक्त घर के अंदर का माहौल क्या था? ट्विशा और उसके पति समर्थ सिंह के बीच आखिरी बातचीत कब और किस विषय पर हो रही थी? घर में लगातार विवाद और कथित प्रताड़ना की असली वजह क्या थी? शादी के महज 5 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा की मौत हो गई? समर्थ और ट्विशा के बीच रिश्ते कब और क्यों खराब हुए, जबकि दोनों एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे? क्या ट्विशा के साथ समर्थ मारपीट करता था? ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लाकर सीपीआर देने का फैसला किसने लिया? क्या सीपीआर देने के पीछे कोई विशेष वजह थी? मौत के बाद पुलिस और परिजनों को सूचना देने में देरी क्यों की गई? क्या परिवार की ओर से पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश की गई है? क्या किसी सबूत को मिटाने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है? घर से अस्पताल पहुंचने तक के अहम 40 मिनट में क्या क्या हुआ?
सिर्फ वही वीडियो क्यों सामने आया जिसमें ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए देखा जा सकता है? समर्थ और 2 लोगों का सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला फुटेज कहां गायब हो गया? क्या ऊपर जाने का कोई और रास्ता भी है जिसका इस्तेमाल इन 3 लोगों ने पहले से किया था? 3 लोग पहले से ऊपर मौजूद थे। मैडम गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं। कानून की हर बारीकी, हर प्रोसीजर, BNSS की हर धारा उनको अच्छी तरह पता है। फिर भी 12 मई की रात उन्होंने पुलिस को फोन करने में देर क्यों की? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अननेचुरल डेथ में तुरंत पुलिस को सूचित करना कानूनी फर्ज है, ये तो गिरिबाला सिंह को जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया। ये सब छोड़कर वो जजों, IAS अधिकारियों, IPS अफसरों, डॉक्टर्स, CCTV टेक्नीशियंस को फोन मिलाती रही। ऐसे फोन रिकॉर्ड्स होंगे। 46 फोन कॉल्स की डिटेल सामने आई है जो खुद उन्होंने कोर्ट में दी थी अपनी अग्रिम जमानत के वक्त, जिसके ट्विशा के परिजनों ने शेयर किया था। ये फोन क्यों किए गए थे ये तो सामने आना ही चाहिए। उस फोन कॉल में क्या बातचीत की थी 12 मई की रात से लेकर 13 मई की सुबह तक, ये बताना चाहिए गिरिबाला सिंह को। क्या गिरिबाला सिंह जांच को प्रभावित करने, केस को कमजोर दिखाने या शुरुआती स्टेज में इसे दबाने की कोशिश कर रही थी? CBI अब कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स को, टावर लोकेशंस को और डिजिटल एविडेंस की जांच करेगी। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि घटना की रात किन किन लोगों से संपर्क किया गया था और मौत के बाद घटना स्थल पर क्या क्या बदलाव किए गए। समर्थ सिंह के सामने भी CBI के सवालों का चक्रव्यूह अब तैयार है। अस्पताल में ट्विशा को छोड़कर समर्थ फरार क्यों हो गया था? समर्थ ने फरारी कहां और किसके साथ काटी, इसको लेकर भी उसको सवालों के जवाब देने होंगे। क्या गिरिबाला सिंह को समर्थ के मूवमेंट की कोई भी जानकारी थी, और थी तो वो पुलिस को क्यों नहीं बता रही थी? हालांकि CBI लगातार समर्थ से अब पूछताछ कर रही है। कई सवालों का सीधा जवाब समर्थ सिंह नहीं दे रहा है। समर्थ क्रिमिनल लॉयर है प्रोफेशन से, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से बेंगलुरु से वो पढ़कर आया है। कानून की हर किताब, हर प्रोसीजर, हर सेक्शन उसको अच्छी तरीके से पता है। फिर 12 मई की रात उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? कानून की किताबें पढ़ने वाला खुद कानून का बुनियादी फर्ज कैसे भूल गया? पुलिस को फोन तो छोड़िए, ट्विशा को अस्पताल में छोड़कर यह शख्स कहां भाग गया? क्यों रफू चक्कर हो गया? 10 दिनों के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, लेकिन अब समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह रिमांड पर है। क्या समर्थ इसलिए भागा कि उसने उस रात को कुछ नशीला पदार्थ लिया हुआ था, नशीला सेवन किया हुआ था, जिससे वो 10-11 दिन दूर रहा और उसके बाद उसने अपने आप को डिटॉक्स कराया ताकि उसके ब्लड सैंपल्स में कोई सबूत ना निकले? क्यों वो भागता रहा? क्यों गिरिबाला सिंह ने उसकी मदद की, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, जैसा कि परिवार कह रहा है ट्विशा का? CBI के सवालों का सामना अब इन तमाम मुद्दों पर इन दोनों को करना होगा। आज मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश करा और इसके बाद 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मुख्य रूप से रिमांड की जो शर्तें जो मांगी उन्होंने CBI ने जिस आधार पे मांगी हैं वो आधार ये थे कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो सकती है, इसके बाद जिस तरीके से इनके भागने फरार होने की संभावना, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसके बाद शुरू से पूरी इन्वेस्टिगेशन CBI को करनी है। आज तक चाहे वो 12 तारीख की घटना के बाद से आज तक जो चाहे क्राइम सीन हो, चाहे कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, ये सारी चीज़ें CBI शुरू से करेगी। इसके लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था और वो मजिस्ट्रेट ने 5 दिन का रिमांड अलाउ कर दिया। ट्विशा के परिवार के बहुत दबाव के बाद CBI को केस सौंपा गया। अब CBI अपना काम कर रही है। ट्विशा के परिवार वालों को CBI पर पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी को देश की सबसे बड़ी और सबसे काबिल जांच एजेंसी मानी जाती है, वो जरूर इंसाफ दिलाएगी। लेकिन सवाल भोपाल पुलिस की जांच पर जरूर खड़े हो रहे हैं। धीमी जांच और कॉम्प्रोमाइज के आरोपों से घिरी भोपाल पुलिस ने न सिर्फ एक पीड़ित परिवार के विश्वास को तोड़ा है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस महकमे की साख पर ऐसा बट्टा लगाया कि सर्वोच्च अदालत तक को इसमें दखल देना पड़ा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये हैं भोपाल पुलिस के वो अफसर जिनके कंधों पर ट्विशा केस को सुलझाने की सबसे पहले जिम्मेदारी आई थी। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, रोज मीडिया में बयान देते हैं, लेकिन केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। एक और चेहरे को देखिए, आज शैलेंद्र सिंह चौहान है। ये भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर हैं। कानून व्यवस्था की इन्हीं पर जिम्मेदारी है, लेकिन चौहान साहब तो 11 दिनों तक समर्थ सिंह को ढूंढ ही नहीं पाए। जांच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है? विकास कुमार शैवाल को देखिए, ये DCP जोन 2 भोपाल है। संजय कुमार और शैलेंद्र सिंह को रिपोर्ट करते हैं। शैवाल
ट्विशा केस की जांच के लिए बनाई एसआईटी की कमाल संभाल रहे थे और पूरी जांच को सीधे लीड भी कर रहे थे, लेकिन तब भी जांच सीबीआई के हवाले करनी पड़ी। ऐसी ये जांच कर रहे थे। एसीपी रजनीश कश्यप साहब को भी देख लीजिए, भोपाल पुलिस की उस विशेष जांच टीम का ये हिस्सा रहे जिसके जिम्मे इस हाई प्रोफाइल केस की शुरुआती पड़ताल थी। पंचनामा और साक्ष्य जुटाने का काम इन्हीं का था। 12 तारीख को ट्विशा की मौत होती है और 15 तारीख को एफआईआर लिखी जाती है। सुनील दुबे साहब को देख लीजिए, ट्विशा की मौत के समय कटारा हिल्स थाने के ये थाना प्रभारी थे। इन्हीं के इलाके में ये अपराध हुआ था। इस स्थानीय थाना प्रभारी होने के नाते इस हाई प्रोफाइल केस की प्राथमिक जांच, शुरुआती कार्रवाई और सबूतों को जुटाने की सीधी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन ये जनाब तो कथित फांसी वाली बेल्ट को लेकर ही पोस्टमार्टम के वक्त अस्पताल नहीं पहुंचे थे। भोपाल के इन पुलिस अधिकारियों से आज से मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या खाकी किसी दबाव में उस वक्त काम कर रही थी? क्या किसी ने ऊपर से जांच में ढिलाई बरतने के लिए इन तमाम अधिकारियों पर दबाव डाला, फोन किए? क्या पूर्व जज गिरिबाला सिंह आप लोगों के संपर्क में थी? हाँ या ना, इनको जवाब जरूर देना चाहिए। इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। सीबीआई के अधिकारियों को जानना चाहिए अपने इन कलीग से, क्योंकि ये भी पुलिस वाले ही हैं। जब ट्विशा की मौत 12 मई को हो गई थी तो परिवार वाले लगातार गिरिबाला और समर्थ पर बेटी को मारने का आरोप लगा रहे थे। तो फिर एफआईआर लिखने में भोपाल के इन महानुभावों ने 3 दिन का समय क्यों लिया? 15 तारीख को एफआईआर क्यों लिखी गई? इससे भी बड़ा सवाल यह कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गिरिबाला को इतनी जल्दी अगले ही दिन अग्रिम जमानत कैसे मिल जाती है? पुलिस ने उस वक्त अग्रिम जमानत का विरोध क्यों नहीं किया था? और कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान गिरिबाला की बहन वहां पोस्टमार्टम के वक्त खुद मौजूद थी। यदि यह आरोप सही है तो फिर किसकी परमिशन से? कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम रूम के अंदर केवल डॉक्टर, मेडिकल असिस्टेंट और जांच अधिकारी ही मौजूद रह सकते हैं। ट्विशा की मौत के बाद क्राइम सीन को तुरंत सील और सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? 12 तारीख की हत्या या मौत और 15 तारीख की एफआईआर, 2 दिन तक क्राइम सीन क्या पूरी तरीके से खुला रहा? क्या उसमें बदलाव किए गए? इससे बड़ी लापरवाही तो कुछ हो ही नहीं सकती है। घटना के फौरन बाद पुलिस ने घर और उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा किया तो क्या किया उनका, या नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या जानबूझकर सबूतों को नष्ट होने दिया गया? ये तमाम गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब भोपाल पुलिस से जानने का हक हम सबको है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। पब्लिक व्यू का वक्त है। पब्लिक व्यू में राहुल गांधी वाली स्टोरी पर माधुरी जी लिखती हैं, जैसे ही हिस्ट्री शीटर की राहुल गांधी के घर में एंट्री हुई, वैसे ही बैठे बैठे बीजेपी को मिला ताजा हालात से ध्यान हटाने का मौका। एक और पब्लिक व्यू है गिरिबाला सिंह की स्टोरी पर। अरुण विजय लिखते हैं, गिरिबाला सिंह को कल तक फैसले सुनाती थी, आज उनकी किस्मत का फैसला कोर्ट कर रही है। शायद इसे ही कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।